हाय, मैं हूं सुनील सर और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पोएम 12th क्लास से कीपिंग क्वाइट। आज हम इस पोएम के बारे में पढ़ेंगे, इसके उद्देश्य के बारे में, ये किस उद्देश्य के तहत लिखी गई थी, क्या इसका महत्व है, इसका राइटर कौन है जिसने ये लिखी थी और इसमें क्या गहरा अर्थ छिपा हुआ है आज के टाइम के संदर्भ में, और कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच इस पोएम में यूज़ किए गए हैं जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट बगैर देरी किए। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द पोइट। कीपिंग क्वाइट रिटन बाय पेब्लो नेरुडा। Lifespan 1904 to 1973 is the pen name of Napoli Ricciardo Reyes Baselto। ये इनका पेन नेम है, अर्थात लेखक का नेम है पेब्लो नेरुडा। एक्चुअली इनका नाम नेप्टली रिचर्डो रियस बेसेल्टो है। Who was born in the town of पेल in चिली, जो चिली के एक पेल टाउन में पैदा हुई। Neruda's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful। नेरुडा की जो कविताएं हैं वो आसानी से समझे जाने वाली इमेजेस से भरी होती हैं, लेकिन इससे उनकी सुंदरता कम नहीं होती। He won the Nobel Prize for Literature in the year of 1971। उन्होंने 1971 में लिटरेचर के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार जीता। इन दिस पोएम नेरुडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमोंग ह्यूमन बींग्स। इस कविता में नेरुडा क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, आत्म विश्लेषण की आवश्यकता के बारे में बात करता है, एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग, और क्रिएट करता है क्या, ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक आपसी समझ की भावना को, अमंग ह्यूमन बींग्स, मानवों के अंदर, जो मानव प्राणी हैं हम, हमारे अंदर जो एक आपसी समझ की भावना है और आत्म विश्लेषण की आवश्यकता है, इसके बारे में बात करता है। अर्थात ये तो हो गया हमारा पोइट के बारे में। ये हमारी पोइम किस लिए लिखी गई थी और किस टाइम पर लिखी गई थी। ये पोइम नेरुडा के द्वारा जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो कोल्ड वार छिड़ा हुआ था, पूरा संसार लगता था कि जैसे एक थर्ड वर्ल्ड वार की स्टेज पर है, दहलीज पर है, तो उस टाइम पर जो इधर जितने भी मनुष्य हैं उनको जागरूक करने के लिए, उनको अपना खुद का आत्मविश्लेषण करने के लिए ये कविता लिखी थी। वो सभी मनुष्य को संबोधित करता है कि आप अपना ये जो दुनिया को विनाश करने के कगार पर पहुंच गए हैं, सब दुनिया को ख़त्म करने वाले हैं, इसकी बजाय सबसे पहले आप सब काम छोड़कर अपना आत्मविश्लेषण करें। इस कविता में ये कवि कहना चाहता है, और क्या कुछ कहना चाहता है चलो हम वो इस कविता में पढ़कर पता लगाएंगे। बिफोर यू रीड, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू। इस पोएम का टाइटल आपको क्या सजेस्ट करता है। व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज़ अबाउट, आप क्या सोचते हैं पोएम किस बारे में है, क्या सोच रहे हैं आप, कोई आइडिया है। कीपिंग क्वाइट, इसका मतलब तो ये है कि चुप बैठो। अब टाइटल से तो ये नहीं लगेगा भाई चुप बैठने को क्यों कह रहा है। वैसे मैंने इस पोएम के बारे में आपको इस वीडियो, अभी जितनी वीडियो हो चुकी है उससे पहले बता भी चुका हूँ कि यहाँ पर कवि का मतलब आत्मविश्लेषण करने से है। ओके, let's start poem. Passage first. Now we will count to 12 and we will all keep still। अब हम 12 तक गिनेंगे और हम सब शांत हो जाएंगे। कवि क्या कहता है, हम 12 तक गिनेंगे, जैसे बच्चे करते हैं ना भाई, कोई भी स्टार्ट कर, अब मैं काउंट डाउन शुरू करता हूँ, 10 तक गिनूँगा, 1 2 3 ऐसे, और सभी अलर्ट हो जाएं। तो ऐसे ही कवि कहता है मैं 12 तक गिनूँगा और फिर हम सब शांत हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक बार के लिए पृथ्वी के स्पेस पर या इसके पट पर,
लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, आओ कोई भी भाषा न बोलें। अर्थात अब हम 12 गिनेंगे, सब शांत हो जाएंगे और एक बार के लिए इस पृथ्वी के पट पर कोई भी भाषा ना बोलें, अर्थात बिल्कुल भी ना बोलें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, आओ 1 सेकेंड के लिए बिल्कुल रुक जाएं। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और अपनी बाजुएं ज़्यादा ना हिलाएं, अर्थात बिल्कुल मतलब बिल्कुल ना हिलाएं। बिल्कुल ना हिलाए का मतलब यहाँ बिल्कुल डेडली कंडीशन नहीं, वो आगे बताएगा पोइम क्या कहना मतलब। लेकिन अभी के लिए ये कहता है पैसेज में कि हम 1 सेकेंड के लिए रुक जाएं और अपनी बाजुओं को ना हिलाएं। अर्थात इस फर्स्ट पैसेज में जो पोइट है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, सभी मनुष्य को ये कहता है कि अब मैं काउंट करूँगा, काउंटिंग शुरू करूँगा 1 to 12, 12 सेकेंड तक। अब हम सब शांत हो जाएंगे, एक क्षण के लिए पृथ्वी के इस पट पर कोई भी भाषा ना बोलेंगे और 1 सेकेंड के लिए अपनी बाजू भी ना हिलाएंगे, बिल्कुल शांत हो जाएंगे। चलो अभी तक ये तो पैसेज की समझ में आ गया। अब इसके देखते हैं इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन से यूज़ हुए हैं। तो सबसे पहले तो फिगर ऑफ स्पीच आम तौर पर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एलिट्रेशन, जैसे वी की साउंड डब्लू की साउंड है, तो कौन सा होया तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, एक तो हो चुका है एलिट्रेशन यानी डब्लू की साउंड है जिनसे वर्ड स्टार्ट है, तो पहला फिगर ऑफ स्पीच हमारा कौन सा हुआ एलिट्रेशन। सेकंड नंबर पर है जब वावल की साउंड आए किसी वर्ड में, असोनेंस, जैसे यहाँ पर भी काउंट में ओ की साउंड है, नाउ में, टू में, ऑन में, इन काफ़ी जगह ओ की साउंड है, तो असोनेंस। 2 फिगर ऑफ स्पीच हो गए हैं हमारे, एलिट्रेशन, असोनेंस। इसके अलावा थर्ड है एंजाबमेंट, MENT। ये होता है जब एक लाइन ख़त्म ना हो करके कंटिन्यूसली चले। जैसे पहली लाइन में देखो 12 की बात ख़त्म नहीं हुई है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी ऑल, एक लाइन लगातार चलती रहती है। तो ऐसी पोइम की जब लगातार चले लाइन तो तब होता है एंजाबमेंट। फिर क्या है एनाफोरा, जब सेम साउंड से स्टार्ट हो लाइन, जैसे लेट्स नॉट, लेट्स स्टॉप, 2 बार लेट्स से स्टार्ट हुआ है तो एनाफोरा यहाँ पर। और नॉट मूव आओ आर्म सो मच, आओ हम अपनी बाजुएं ज़्यादा ना हिलाएं। यहाँ पर इसका मतलब या जब हाँ एक गहरा मतलब है कवि का, बाजू ना हिलाएं अर्थात हम वो काम छोड़ दे जो हम करना चाहते कर रहे हैं अभी तक, जिसकी वजह से धरती विनाश के कगार पर है। हम आत्मविश्लेषण करें, हम अपने बारे में सोचें। तो यहाँ बाजू ना हिलाने का मतलब उस विनाशकारी कार्य को रोकने का है। तो यहाँ पर ये यूज़ है पन, PUN, पन का यूज़ है। क्योंकि पन जब यूज़ होता है जब कुछ वर्डों का अलग मीनिंग हो उसके एग्जैक्ट मीनिंग से, या फिर डिफरेंट मीनिंग हो। तो कितने बता चुका हूँ मैं यहाँ, एलिट्रेशन इस पैसेज में, असोनेंस, एंजाबमेंट, एनाफोरा, पन, 5 फिगर ऑफ स्पीच हो चुके हैं। और लास्ट है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म क्या है, जैसे काउंट टू 12, यहाँ पर कवि ये कहता है कि 12 तक गिनूंगा। ये काउंट टू 12 12 किस चीज़ का प्रतीक है? 12 केवल 12 सेकंड तक या 12 काउंटिंग तक सीमित नहीं है। 12 सेकंड में आदमी क्या कर लेगा, लेकिन एक कहने का मतलब है यहाँ 12 सेकंड 12 घंटे, 12 दिन, या 12 राउंड ऑफ क्लॉक, मतलब एक घड़ी के जो 12 साइन होते हैं 1 to 12 आवर होते हैं, उसका प्रतीक है। तो यानी कवि केवल इसका मतलब प्रतीकात्मक केवल 12 सेकंड नहीं है या 12 काउंटिंग नहीं है, इसका सिंबलिज्म के रूप में है
कि एक समय के एक पखवाड़े के रूप में वो आत्मविश्लेषण करने को कहता है। तो इस पैसेज में हमारे कितने फिगर ऑफ स्पीच हो गए हैं? 6 फिगर ऑफ स्पीच हैं। एलिट्रेशन, असोनेंस, एंजाबमेंट, एनाफोरा, पन और सिंबलिज्म। ओके, लेट्स स्टार्ट सेकंड पैसेज। It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. यह एक बहुत ही एग्जॉटिक मोमेंट, एक ऐतिहासिक क्षण होगा, बड़ा ही खास पल होगा। विदाउट रश, जब ना तो कोई भीड़ होगी, भाग दौड़ होगी। विदाउट इंजन, ना कोई इंजन चलेगा। ये बड़ा ही ऐतिहासिक क्षण होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब एक अजीब तरीके से इकट्ठे। इन सडन स्ट्रेंजनेस, एक अजीब स्ट्रेंजनेस, अजीब अचानकता में, एक अजीब तरीके की अचानकता में हम सब एक साथ होंगे। अर्थात ये बड़ी अजीब होगी स्ट्रेंजनेस, जो आज तक कभी नहीं हुई। और ऐसी अजीब अचानकता में हम सब एक साथ इकट्ठा होंगे। अर्थात कवि उस एग्जॉटिक मोमेंट के बारे में कहता है जो बहुत ही शानदार होगा जब हम सब शांत हो जाएंगे। ओके, अब इसके बारे में फिगर ऑफ स्पीच करते हैं। कौन सा है? 2 बार विदाउट, जब वर्ड रिपीट होए पैसेज में तो रिपीटेशन। अगर एक से ज़्यादा बार कोई वर्ड किसी पैसेज या लाइन में आता है तो समझो फिर रिपीटेशन हुआ। इसके अलावा एलिट्रेशन है, जैसे वी वुड यानी वी आया है, और एस सडन, स्ट्रेंजनेस एस की साउंड है, तो कौन सा हुआ? एलिट्रेशन। तो इस पैसेज से अगर रिपीटेशन या एलिट्रेशन आ जाए तो आप चूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पैसेज है, Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. Fishermen in the cold sea, जो मछुआरे हैं वो ठंडे समुद्र में, उस ठंडे सागरों में, would not harm whales, वो व्हेलों को, मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और जो व्यक्ति नमक इकट्ठा करने वाले हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो अपने इन घायल हाथों की ओर देखेंगे। और जो व्यक्ति नमक इकट्ठा करने वाला है वो किस ओर देखेगा? जो उनके हर्ट हैंड्स हैं, घायल हो चुके हैंड्स हैं। अर्थात नमक इकट्ठा करते हैं तो क्या होगा? नमक गला देता है हाथों को, पैरों को। तो जो उनके हार्ट हो, कितनी भी आप प्रिकॉशन कर ले फिर भी कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत लग जाता है, तो उसकी वजह से जो हार्ट हैंड्स हैं उनकी ओर देखेगा। किस में? जब वो कवि कह रहा, जब हम सब शांत हो जाएंगे, जो पिछले पैसेज में कहा था, एक अजीब सी शांति में, तो मछुआरे मछलियों को हानि नहीं पहुंचाएंगे, और गैदरिंग साल्ट मैन अपने हाथों की ओर देखेगा जो आघाषित हैं। क्या यहाँ कहने का मतलब केवल यही है? यहाँ पर कवि एक प्रतीकात्मक रूप, सिंबोलिज्म का प्रयोग कर रहा है इस पैसेज में। जो फिशरमैन हैं, मछुआरे हैं, ये रिच मैन का प्रतीक हैं, अमीरों का, और वेल्स हैं गरीबों का प्रतीक। जो अमीर गरीबों का शोषण करते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहाँ वो जो कवि है वो फिशरमैन के माध्यम से अमीरों को, वेल्स यानी गरीबों का शोषण रोकने को कुछ क्षण के लिए कहता है कि कुछ क्षण के लिए वो रुकेंगे और कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। और जो मैन है गैदरिंग साल्ट, वो अपने हैंड्स की ओर देखेंगे। अर्थात वो मनुष्य जो गलत काम, मतलब विनाशकारी काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपने बारे में सोचने का समय नहीं है कि वो इस कार्य से न केवल अपना बल्कि अपने भाइयों का, इस धरती का, सबका विनाश कर रहे हैं, उन्हें अपने बारे में सोचने का समय नहीं है, वो अपने हर्ट हैंड्स की ओर देखेंगे। अर्थात यहाँ हर्ट हैंड्स क्या है? जो शोषित पीपल, जो डेड पीपल, जिनका नुकसान पहुँचा दिया है इन युद्धों ने, इन सिचुएशन ने,
तो यहाँ इस पोइम में किस चीज़ का प्रयोग किया है कवि ने? सिंबोलिज्म का, इस पैसेज में। ठीक है। वैसे एलिट्रेशन का भी है, हिज, हर्ट, हैंड्स, एच की साउंड है, एच एच एच, तो एलिट्रेशन भी है। ओके, सिंबोलिज्म और एलिट्रेशन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पैसेज। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire. Those who prepare green wars, वो जो हरे युद्धों की तैयारी करते हैं। Wars with gas, wars with fire, युद्ध जो गैस के साथ लड़े जाएं, युद्ध जो आग के साथ लड़े जाएं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, ऐसी विजय प्राप्त करे जिसमें बचने वाला यानी विजेता कोई नहीं हो, जिंदा कोई ना बचे। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, वो भी साफ वस्त्र पहनेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और वो टहलेंगे, चहलकदमी करेंगे अपने भाइयों के साथ। इन द सैड, वृक्ष की छाया में। एंड डूइंग नथिंग, और कुछ भी नहीं करेंगे। तो कवि इस पैसेज में किन को आह्वान करता है? वे लोग जो ग्रीन वार से, जो गैस वाले और फायर वाले यानी बमों वाले विनाशकारी जो युद्ध करते हैं, उनको आह्वान करता है कि जो ऐसे युद्ध करते हैं जिनमें कोई सर्वाइवर नहीं बचता, वो भी कुछ समय के लिए रुकेंगे और क्लीन क्लॉथ्स पहनेंगे, अर्थात ये काम छोड़ेंगे और अपने भाई बहनों के साथ शेड में यानी छाया में, वृक्षों की छाया में घूमेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। अर्थात कवि यहाँ क्या कहता है? वो एडवाइस देता है जो युद्ध को चाहने वाले हैं उनको कि वो जो एनवायरनमेंट के विरुद्ध इन हानिकारक गैसों से, फायर आर्म से युद्ध करते हैं, जिनका बिजनेस ही किलिंग है, और वो ऐसा युद्ध जीतते हैं जिनमें कोई नहीं बचता, तो उनका भी ध्यान डाइवर्ट होगा और वो अच्छा काम करने के लिए क्लीन कपड़े पहनेंगे और फिर जो अपने वो हार्मफुल एक्शन हैं उनको रोक देंगे और अपने भाइयों के साथ वो छायादार वृक्षों में वॉकिंग करेंगे। तो इस पैसेज में कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है? तो सबसे पहले तो एलिट्रेशन, जैसे WH, वार्स और हु, वार्स विद, तो W वाले काफ़ी वर्ड्स हैं, तो यानी एलिट्रेशन। फिर है वार्स कई बार आया है, तो कई बार जो वर्ड रिपीट हो तो रिपीटेशन। वावल का साउंड का प्रयोग है किसका? जैसे यहाँ पर ओ का साउंड, दोज हु, ई की साउंड, तो असोनेंस। और तो कितने फिगर ऑफ स्पीच हो चुके हैं? एलिट्रेशन, रिपीटेशन और असोनेंस। एंड फोर्थ है मेटाफोर। कौन सा? पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स। यहाँ पर पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स का मतलब क्या है? साफ कपड़े पहनेंगे, अर्थात वो अपने जो बिजनेस ऑफ किलिंग है उसको सीज कर देंगे, उसको पुट ऑफ कर देंगे। जो उनका मारने का धंधा है ना, वारमोंगर्स, युद्ध को चाहने वालों का, वो उस काम को छोड़कर दूसरा काम करेंगे, शांतिपूर्ण काम। तो अर्थात वो इस यहाँ पर क्या यूज हुआ है? मेटाफोर, एक अलंकार, प्रतीकात्मक रूप, तुलनात्मक रूप से, मतलब किसी और चीज़ का प्रयोग किया गया है इस अर्थ बताने के लिए। तो 4 फिगर ऑफ स्पीच। और लास्ट सिंबोलिज्म तो ये प्रतीकात्मक, तो ये पोइम मेनली है ही। कवि का कहने का मतलब यहाँ पर वहाँ मछुआरों, हार्ट हैंड, उनसे मतलब लोगों से ही है। तो इसमें क्या प्रतीकात्मक है? जो यहाँ ब्रोदर्स है, यहाँ ब्रोदर्स कह रहे हैं, क्या मतलब है यहाँ पर? जो कह रहा है कि वो अपने क्लीन क्लोथ्स पहनकर अपने भाइयों के साथ घूमे। ब्रोदर्स मीन्स मैन काइंड, तो ब्रोदर्स मीन्स सिंबल ऑफ ए मैन काइंड, ये सिंबलिज्म है, यानी मानवता के साथ, यानी सभी दुनिया, धरती के सारे भाई बहनों के साथ। ठीक है। और शेड, छाया में, अर्थात उनके प्यार में, स्नेह में। तो ये सिंबलिज्म के वर्ड हैं।
तो इस पैसेज में काफ़ी सारे फिगर ऑफ स्पीच का यूज है। एलिट्रेशन, दोबारा रिपीट करता हूँ, रिपीटेशन, असोनेंस, मेटाफोर और सिंबलिज्म। ओके, लेट्स रीड नेक्स्ट पैसेज। What I want should not be confused with total inactivity. जो मैं कहना चाहता हूँ उससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अर्थात उससे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। विद टोटल इनएक्टिविटी, मेरा कहने का मतलब पूर्णतः निष्क्रियता से नहीं है। अर्थात पूर्णतः निष्क्रियता क्या होता है? जब सांस भी ना ले, बिल्कुल हाथ भी ना हिलाएं। यहाँ उसका मतलब मैंने पहले बताया था, वहाँ कह रहा है ना 1 सेकंड के लिए हाथ भी ना हिलाएं, लेकिन इसका एग्जैक्ट वो मतलब नहीं है। हाथ भी नहीं हिलाएंगे तो जो वार मोंगर्स हैं वो क्या करेंगे? फिर वो प्यार तो नहीं फैलाएंगे, वो चल तो नहीं पाएंगे सैड में अपने ह्यूमन भाइयों के साथ। तो यहाँ कवि एक लास्ट में क्लियर कर रहा है कि मेरे मतलब से आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मेरा मतलब पूर्णतः निष्क्रियता नहीं है। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। जीवन का जो उद्देश्य है वो तो है ही, जीवन का जो उद्देश्य है वो है। डूइंग नथिंग डजेंट लीड टू टोटल इनएक्टिविटी। यहाँ मतलब कुछ भी ना करने का मतलब पूर्णतः निष्क्रियता से नहीं है। टोटल इनएक्टिविटी मीन्स डेथ। आई वॉन्ट नॉट ट्रक विद डेथ। मैं मृत्यु से कोई सामना नहीं रखता, कोई मतलब नहीं रखता, मेरा मृत्यु से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल इनएक्टिविटी का मतलब तो क्या है? जब आप सांस भी ना लेंगे, हाथ भी ना लेंगे, तो इसका मतलब आप मर गए। मैं मरने को नहीं कह रहा आपको, मेरा मृत्यु से कोई मतलब नहीं है। इफ़ वी वर नॉट सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, यदि हमें केवल अपने लगातार आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन को लगातार आगे बढ़ा देने के लिए ही ध्यान केंद्रित ना करके, केवल इतना ही सिंगल माइंडेड ना हो कि केवल हमारा जीवन लगातार चलता रहे, यदि हम ऐसे ना हों, एंड फॉर वंस, और एक बार के लिए, कुड डू नथिंग, कुछ भी ना करें। परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, शायद ये जो विशाल काय शांति है ना, चुप्पी, ये माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, इस उदासी में खलल डाल दे, रुकावट डाल दे। शायद ये जो विशाल काय चुप्पी होगी, शांति होगी एक बार के लिए पूरी पृथ्वी पर, शायद इस उदासी में दखल डाल दे। कौन सी उदासी? जो हम इस भयानक युद्धों की वजह से धरती को ख़त्म करने के कगार पर हैं, जिसकी वजह से लोग सैड हैं, उस सैडनेस को शायद इंटरप्ट कर दे। और कौन सी सैडनेस? ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। वो कौन सी उदासी है? जो हम अपने आप को ना समझ सकने वाली उदासी, जो हम अपने आप को समझ नहीं सके हैं, और थ्रीटिंग, और अपने आप को मृत्यु के उस भय से, कि मृत्यु के प्रति जो भय है उसकी जो उदासी है, शायद इसको जो एक विशाल का शांति है वो तोड़ दे। अर्थात वी शुड लर्न टू गिव अस रेस्ट, हमें अपने आप को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। फॉर वंस डूइंग नथिंग कैन बी गुड फॉर अस, क्योंकि एक बार के लिए कुछ ना करना भी हमारे लिए अच्छा हो सकता है। When we are threatening ourselves with death, जब हम अपने आप को मृत्यु से डराते हैं, then a long silence can do us good, तो एक बड़ी शांति हमारे लिए अच्छा कर सकती है। तो एक शायद उस टाइम तो बड़ी शांति ही कुछ कर सकती है। तो अब इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन से यूज हुए भाई? इसमें फिगर ऑफ स्पीच एक तो वही है, देखो वही वी वर, तो कौन सा है? एलिट्रेशन। लाइनें लगातार चल रही हैं। इफ़ वी वर नॉट सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, तो इंजापमेंट का प्रयोग है, ठीक है, और प्रतीकात्मक है। यहाँ पर सैडनेस से मतलब है सिंबलिज्म किसका हो? सैडनेस, ये प्रतीक है हमारी उस उदासी का जो हम अपने आप को ना समझ नहीं पा रहे हैं।
जो जिसके महत्व के बारे में कविता है, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर एलिट्रेशन, इंजापमेंट या फिर सिंबोलिज्म का प्रयोग है इस पैसेज में। सो लास्ट पैसेज पर आ गए हैं हम कविता के, पोइम के। Perhaps the earth can teach us, शायद पृथ्वी कैन टीच अस, हमें सिखा सकती है, अर्थात हमें शिक्षा दे सकती है। As when everything seems dead and later proves to be alive, जब पृथ्वी पर लगभग हर चीज़ समाप्त होती, पूर्णतः समाप्त होती प्रतीत होती है, ऐसा लगता है कि धरती पर सब चीज़ खत्म हो गई है। लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, बाद में वो सजीव हो उठती है। अर्थात लाइफ एंड लिविंग नेवर स्टॉप्स ऑन अर्थ, धरती पर जीवन कभी रुकता नहीं। व्हेन एवरीथिंग अपीयर्स टू बी डेड ओनली वन थिंग्स रिमेन्स अलाइव, जब हर चीज़ यहाँ ख़त्म हो जाती है तो कुछ न कुछ जीवित बच जाता है, और वो क्या है? इट इज़ अर्थ इटसेल्फ, वो खुद पृथ्वी है, वो कभी नहीं मरती। आपने सुना भी होगा मनु के समय में या कभी पहले धरती पर विनाश हो गया था, डायनासोर्स थे, जीवन खत्म हो गया, लेकिन धरती तो फिर भी रही। सब कुछ खत्म होने के बाद लगा जैसे कुछ नहीं बचा यहाँ, लेकिन लेटर फिर से जीव आए, फिर से और ज़्यादा अच्छी सुंदर पृथ्वी बनी, अच्छे जीव आए। तो हम पृथ्वी से सीख सकते हैं। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और अब मैं 12 तक गिनूँगा और तुम शांत हो जाओगे और मैं चला जाऊँगा। अब now the poet will count up to 12 and the others will keep quiet during this period. कवि आपको ये कहकर चला जाएगा और इस पीरियड के दौरान सभी के सभी शांत हो जाएंगे। Then he will go out from there, फिर वो वहाँ से चला जाएगा। अर्थात इस कविता के माध्यम से लास्ट में क्या कहना चाहता है कवि, कि जब आप सब शांत हो जाएंगे मैं चला जाऊंगा, और आप उस शांति में क्या करेंगे? क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, आत्मविश्लेषण करेंगे, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ, और अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे। तो कवि की ये सीख है। और अब इस पोइम के लास्ट पैसेज में कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए हैं? पहले तो सिंबोलिज्म। क्या सिंबोलिज्म है? जो अर्थ है, ये अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी में सिखा सकती है। क्या है ये? अर्थात जहाँ पृथ्वी पर हर चीज़ ऐसा लगता है पहले मर गई फिर प्रूव होगी, तो यहाँ सिंबोलिज्म, जो अर्थ है वो सिंबल ऑफ क्रिएटर है, क्रिएटर का, अर्थात जो धरती पर हर चीज़ उत्पन्न करती है उसका सिंबल है अर्थ। तो इस पैसेज में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिंबोलिज्म। अर्थ है सिंबल ऑफ क्रिएटर, और अर्थ ही यहाँ पर पर्सनोफिकेशन भी है। अर्थ को यहाँ पर एक ऐसे बताया गया है जैसे आदमी किसी को सिखाते हैं तो पृथ्वी की सिखाते हैं, तो एक पर्सन का रूप दिया है अर्थ को। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ? पर्सनोफिकेशन। तो लास्ट के दो पैसेज में सिंबोलिज्म और पर्सनोफिकेशन। सो दैट्स इट। आई होप आपको पोइम अच्छे से समझ में आई होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। मैंने कोशिश की है हिंदी में काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की है इस वीडियो को, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई और इसके फिगर ऑफ स्पीच या इससे कुछ हासिल हुआ, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।